नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के बिलासपुर रेंज के आईजी आईपीएस रतनलाल डांगी जी। हम उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति ऐसी जागरूकता फैलाई है कि आज उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और बहुत से पुलिस वालों ने अपना वजन कम किया है उन्हें देखकर। तो ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और उनकी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे कि कैसे वो अपने आप को फिट रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सर, वेलकम टू आवर शो अनकही बात अखिलेश के। चलिए, थैंक यू। सर, स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है आपकी, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि मतलब स्वास्थ्य के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक होना? चूँकि आप एक आईपीएस हैं और आईपीएस के जीवन में बड़ा स्ट्रेस होता है, जनरली लोग अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकाल नहीं पाते। तो कहाँ से आपने सोचा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और एक मुहिम सी चला दी आपने? देखिए, पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं और स्पेशली फोर्स के लोग, उनके लिए तो हेल्थ बहुत मस्ट है। हम लोगों का जब ट्रेनिंग होता है उस समय भी हेल्थ के बारे में, जिस तरह का हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग होता है वो एग्जैक्टली इसलिए सिखाया जाता है कि क्योंकि जो पुलिस या फोर्स का जो काम होता है वो स्ट्रेंथ का काम होता है और वो बिना फिज़िकल फिटनेस के नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ट्रेनिंग करने के बाद जब हम फील्ड में आते हैं तो वो चीज़ें सीनियर ऑफिसर के लेवल पर धीरे धीरे वो चीज़ों को इग्नोर करके और मतलब उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और कई बार अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भी जो है आपके खान पान में अंतर आ जाता है और वो चीज़ें आपके बॉडी पे दिखती है। लेकिन जैसे मैं लास्ट ईयर कह सकते हैं कि नवंबर 2019 में जब मैं वापस ट्रेनिंग सेंटर में एनपीए में जो हमारा एक फेज़ 4 होता है वहाँ गया था, तो मैंने ये पाया कि मैं यहाँ से जब निकला था तब क्या था, आज क्या हूँ। देन उसी से मैंने एक कह सकते हैं अपने अंदर से आया कि नहीं, मुझे इस पुलिस एकेडमी ने जैसा यहाँ से निकाला मुझे वैसा ही बनना चाहिए। देन फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया। पहले दिन मैं 100 मीटर्स किया, फिर 400 मीटर्स, और जब मैं वहाँ से करीब 40 दिन के बाद निकला तो मैं ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स का जॉगिंग करना स्टार्ट किया और आज तक मैं नहीं रुका। सर, आपकी जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल होती है और ऐसे में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि दायित्व तो बहुत होते हैं आप लोगों के पास, तो समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, आप अच्छी बात मतलब क्वेश्चन आपका अच्छा है कि स्ट्रेस को आपको कहीं ना कहीं तो मैनेज करना होगा। तो यदि आप उस स्ट्रेस को या टेंशन को यदि आप फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको कैसे एग्जॉस्ट करना है। तो मैंने रास्ता खोजा कि इस स्ट्रेस को पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं और उसी तरीके से जो हमने वो एक मार्ग चुना। और जो अब टाइमिंग की बात करते हैं तो जो टाइमिंग एक ये मैनेजमेंट है, मतलब टाइम तो सबके लिए 24 घंटा होता है, लेकिन आप उस अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने तभी से रूटीन बनाया कि मैं मॉर्निंग में 6 o'clock मेरा उठने का टाइम है और 6:30 के आसपास मैं ग्राउंड में रहता हूँ और 8:30 तक, मतलब जब हमारा कोई ऑफिशियल काम नहीं होता है, जब बिल्कुल कोई ज़ीरो मतलब कह सकते हैं कि पुलिस का कोई काम होता है, तब हम उस टाइम को यूज करते हैं और इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। सर, आज के जो न्यू ऑफिसर्स हैं और आप देखते होंगे कि बड़े मतलब जितने जो कैंप्स लगे हुए हैं नक्सलाइट बेल्ट्स में, वहाँ पे सुसाइड केसेस बहुत आ रहे हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें कि मतलब कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करें वो? देखिए, ये जो सवाल है वो भी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। जी। क्योंकि यदि आपने स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस एक तरह से एक अंदर से एक एनर्जी क्रिएट होता है, वो नेगेटिव तरफ ले जाती है। तो आपको उस जो स्ट्रेस है या जो एनर्जी है उसको हम कैसे चैनलाइज करें, उस पर डिपेंड करता है। और कई बार उस चीज़ों को वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं
और स्ट्रेस जो उनके ऊपर काबू कर लेता है, न कि वो काबू वो स्ट्रेस पे करे। तो इस तरह के सुसाइड केस जो है होते हैं अमूमन जो फोर्स में, और स्पेशली जो रूरल एरियाज में, जो कह सकते हैं कि ऐसा एरिया जो कन्फ्लिक्ट जोन कहलाता है, उसमें जो है उनमें होता है। तो ऐसे केसेस को कम करने का जो उस एरियाज में रहते हुए एक सबसे बड़ा जो अच्छा जो एक उपाय हो सकता है वो फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है। वहाँ रह करके आप कुछ बुक्स पढ़ करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, और साथ ही जो आपके जो ग्रुप है उसके साथ डिस्कशन करके यदि आप अपनी कोई समस्या किसी के साथ शेयर करते हैं तो कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा लो हो जाता है और आप जो है एक अपनी जान देने से बच सकते हैं। और किसी भी मतलब कोई भी समस्या होती है वो डिस्कस करने से सोल्व होती है। हो सकता है कि आपने वो चीज़ें अपने सीनियर ऑफिसर से, अपने दोस्त से आपने शेयर किया और उसका सोल्यूशन निकल गया, तो आप बच सकते हैं। तो बेस्ट उपाय ये है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान दें, आप अच्छा बुक्स पढ़ें, और अपने जो दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, अपने परिवार है, उनसे अपनी समस्या को कह सकते हैं शेयर करें। विचारों का आदान प्रदान, क्योंकि विचार जब हम व्यक्त करते हैं तो वो भी एनर्जी को अपन खर्च कर रहे हैं। अपन जो बोल रहे हैं वो एनर्जी अंदर से आ रही है। तो हम किसी से बातचीत करेंगे, विचार आदान प्रदान करेंगे। आप अपने घर में बात करें, बच्चों से बात करें, वाइफ से बात करें, मदर से बात करें, दोस्तों से जिसको आप बहुत अपना घनिष्ठ समझ रहे हैं, आप उसके साथ डिस्कस कीजिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली मतलब उसका सॉल्यूशन निकलता है। केवल सुसाइड तो कोई उसका हल नहीं है। सर, एक आईपीएस बनने की कहानी, जितना आपने संघर्ष किया होगा बचपन में, वो सब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, और कि मतलब कैसे आप इतना संघर्ष करके आईपीएस बने। देखिए, कहानी काफ़ी लंबी है और इन शॉर्ट में सर कह सकते हैं कि बचपन में एक जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ कर के, और मेरे मदर फादर जो है एक कृषक फैमिली से थे, और हम प्राइमरी जो स्कूल पढ़े वो सरकारी था। देन जो मिडिल स्कूल जो था वो भी काफ़ी मतलब करीब डेली 10 किलोमीटर पैदल जाना आना, और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 12 तक हमारा जो एजुकेशन हुआ जो था वो एक सरकारी स्कूल में हुआ था। और उसी समय हम पढ़ते पढ़ते ही हमारे जो फादर थे उनका एक चूँकि वो एक मजदूरी भी करते थे, तो कई लोगों के संपर्क में आते थे वो, तो वो देखते थे कि जो बड़ा अधिकारी होता है उसकी अलग ही मतलब समाज में एक सम्मानजनक स्थिति होती है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो जब वो घर लौटते थे तो ये कहते थे कि कुछ पढ़ कर के तुम लोगों को बड़ा अफसर बनना चाहिए। तो उस समय हम नहीं जानते थे बड़ा अफसर क्या होता, लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग में बार बार चीज़ें आती थी कि डेफिनेटली कोई ना कोई होगा। और आसपास के एक दो लोग हमारे यहाँ से बने हुए थे तो उनके नाम भी लेते थे कभी कभी, वो बड़ा अफसर बना, देखो उसके पिताजी भी तो जो है वो मजदूर थे और पढ़ाई करके और बन गया। तो मतलब इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि जब एक मजदूर का बेटा वो बन सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते। वो एक मैसेज देना चाह रहे थे, और वो उस मैसेज को हमने क्योंकि बार बार वो चीज़ आती थी तो हमने उसको ग्रास्प किया। 12th के बाद में हम जैसे ही, क्योंकि स्थिति इस तरह का कि मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था, मैं इंजीनियरिंग में जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि वहाँ इतना पैसा कौन खर्च करेगा, तो मैंने टीचर्स का ट्रेनिंग करके मैंने टीचर्स के रूप में ज्वाइन कर लिया, और मैं लगभग 6 साल तक टीचर रहा। उसी दौरान मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, और फिर मैंने राजस्थान का पीएससी देके मैं सेल्टर इंस्पेक्टर बन गया, फिर तहसीलदार बन गया, और फाइनली जहाँ मैं आज आपके साथ बैठा हूँ वहाँ पहुँच गया, 2003 में वहाँ पहुँचा। तो मतलब मेरा जो कह सकते हैं कि एक उतार चढ़ाव वाला एक लाइफ रहा, लेकिन शुरू से ये था कि जब अपना फोकस है कि वहाँ पहुँचना है तो फिर ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। एक विल पावर कह सकते हैं या डेडिकेशन कह सकते हैं, और अल्टीमेटली पहुँच ही गए। सर, जिंदगी में कोई एक ऐसा दौर भी आया लाइफ में कि कभी आप बहुत निराश हो गए हो कि अब उससे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं? एग्जैक्टली ऐसे बहुत बार हुआ है कि अभी जो है इस तरह से, क्योंकि जब मैंने राजस्थान का पीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो सेकंड टाइम दिया था, मेरा एक अच्छा रैंक था, लेकिन बहुत सारे चीज़ों के गणित के कारण से फिर मुझे थोड़ा सा नीचे का पोस्ट मिला, तहसीलदार तक पहुंचा था। उस समय लगा कि बहुत समाज में और देश में भाई भतीजावाद है, पक्षपात है, वो कुछ 1-2 दिन के लिए लगा, लेकिन मैंने सोचा कि इससे तो कोई लोग आपके आंसर से संतुष्ट तो होंगे। फिर हम वापस लग गए और फाइनली जो है हम आईपीएस में सेलेक्ट हो गए। तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, वो थोड़ा सा
डिले कर सकता है आपकी सक्सेस को या आपकी स्पीड को, लेकिन रोक नहीं सकता। यदि आपने डिसाइड कर लिया जाना है तो जाना, कोई नहीं हो सकता। सर, जब आप छत्तीसगढ़ कैडर पाए आईपीएस बनने के बाद, तो कभी ऐसा मन में कोई भय आया कि मतलब छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सलाइट को लेके बड़ा फेमस रहा है, तो ऐसा कभी कोई भय लगा मन में कि छत्तीसगढ़ जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा, क्योंकि 2003 में हमको कार्डर मिला, स्टेट जो है वो बने हुए 2-3 साल ही हुए थे और उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। हाँ, नक्सल्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन इस बात का कोई, देखो किसी चीज़ का ज्ञान न होना भी आपके लिए कई बार लाभदायक होता है, क्योंकि आपको नक्सल्स के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो आप उनके बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं, ज़्यादा नहीं जान रहे हैं, तो आपको डर भी नहीं लग रहा है। और दूसरा ये कि मेरा हमेशा से रहा है कि जहाँ कुछ चैलेंज है वह वो आपके लिए अवसर है, चुनौती होती है वो अवसर में आती है। और आप उसी का मुझे कह सकते हैं कि जब मेरा पोस्टिंग बस्तर एरियाज़ में, लगभग मैं 7 साल वहाँ पर एसपी बीजापुर, कांकेर, बस्तर भी रहा, डीआईजी कांकेर, दंतेवाड़ा भी रहा और अच्छा काम किया। और वहीं रहते हुए मुझे 2 बार राष्ट्रपति वीरता पदक जो है वो मिला है। तो कह सकते हैं कि इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो आपको एक अवसर देता है, अपने आप को प्रूव करने का देता है। अदरवाइज़ तो जब कहते हैं ना कि जब कोई लड़ाई जीतने वाली होती है तो उसका हर कोई सेनापति बनने को तैयार हो जाता है, लेकिन कि तय है कि ये लड़ाई तो हारेगा, फिर कोई सेनापति बनता, फिर लड़ाई को जीतता है। बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी तो वही होती है। सर, अभी कुछ दिनों से आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है फेसबुक पे और सारी जगहों पे, काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है वीडियो, जिसे करीब 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है उस वीडियो को। तो उस वीडियो के बारे में बताएंगे कि कभी आपने सोचा था कि कभी लाइफ में ऐसा भी कोई फेज आएगा जब 1.5 करोड़ लोग आपको देखेंगे? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि कोरोना का काल समय था, हर व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा था, यूथ भी डिप्रेशन में था, पुलिस फोर्स के पास बहुत चैलेंजेस थे। हमको जो ट्रेनिंग हमने कभी, हमारे जो फोर्सेस है वो कोई कोरोना के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की भी एक बीमारी आएगी जिसमें सब कुछ ठप हो जाएगा और हम जब ड्यूटी करने जाएंगे तो वहाँ गोली नहीं बल्कि एक वायरस का अटैक हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। तो हमारे जो जवान हैं वो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े थे, लोग आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, उनकी सेवा में थे, उनको सही सलाह देने के। तो और हर व्यक्ति, मतलब लगभग बच्चे बूढ़े सब घर में कैद थे, एक तरह से कैद ही कह सकते हैं उसको। तो हर व्यक्ति डिप्रेशन में चला, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था, फ़ोन आता था, सर बीबी का झगड़ा हो रहा है, पति का झगड़ा हो रहा है, बच्चों में कहना नहीं मान रहे। तो आई थॉट कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को इंगेज किया जाए। तो देन आई स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटीज़, पहले योगा स्टार्ट किया, फिर देन मैंने जो ये वर्कआउट की वीडियोज़ जैसे जैसे मैंने डालना स्टार्ट किया, एक प्रैक्टिस हो गया और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, देख करके काफ़ी लोग मोटिवेट हुए। तो फिर मन लगा कि नहीं, यूथ है, क्योंकि मैं एक मिशन गाइड द यूथ ग्रो द नेशन चलाता हूँ जिसमें यूथ को गाइड करने का, और एक मुझे एक अच्छा मौका मिल गया और फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। और अभी जितने भी वीडियोस में डालता हूँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। अभी हाल ही में जो कह सकते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में मैंने एक रनिंग का वीडियो, जब मैं 10 किलोमीटर का जॉगिंग करने के बाद एक स्प्रिंटर मारा 100 मीटर्स का, ऑलमोस्ट 15-16 सेकंड का था। जब मैंने उसको डाला तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि देखो इस एज में भी एक ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनने के बाद इतनी मेहनत कर रहा है। तो डेफिनेटली एक पेरेंट्स को भी, एक बच्चों को कहने के लिए बहाना मिल जाता है, और जो यूथ है उसको भी लगता है कि जब सर कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसी में अब देखिए लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों तक पहुंचा है ना। उसमें लगभग 50 से 55 जो लाख लोगों का व्यूज़ है, और उतना ही उसमें जो है लोगों का काफ़ी सराहा है उसको। सर, बहुत सारे पुलिस वाले और आम जन भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं आपके वीडियोस को देखकर, और कुछ पुलिस वालों को मैंने देखा है कि मतलब 30-30 किलो वजन कम करके। यस, एक जने 48 किलो जी, अच्छा 48 kg। तो सर, कैसा महसूस होता है जब आपसे लोग इंस्पायर हो गए कुछ ऐसा करते हैं? नहीं, बहुत, मतलब जैसे मैं विजिट में जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो कोई आता है कि सर आपका जो है वीडियोस देख रहे, मैंने स्टार्ट किया, मैंने 20 किलो वेट कम किया, 15 किलो वेट किया, तो मैं उनसे अप्रिशिएट करता हूँ, उसका फ़ोटो भी खिंचवाते हैं हम, उनको कुछ कैश रिवार्ड्स हम देते हैं, मतलब मोटिवेट करने के लिए। और फिर पेज पे तो देखते हैं सब लिखते हैं सर मैंने 2 किलो कम किया, 5 किलो किया, मतलब हम आपको कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो हम किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और हमको एक लोग फॉलो करके उस चीज़ को कर रहे हैं। तो सोसाइटी में यदि आप पे बैक टू सोसाइटी, यदि समाज को आप कुछ पे कर रहे हैं, इससे बड़ी संतुष्टि तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिसिंग का जो काम है वो डिफरेंट है। और एक 99% लोगों का पुलिस कोई काम नहीं पड़ता, 1% लोगों का ही कुछ काम पड़ता है। तो जो 99% लोग हैं वो पुलिस के बारे में जो उनकी कंसेप्शन है
वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है कि हम एक सोशल पुलिसिंग में विश्वास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं उसमें जाते हैं, लोगों की कह सकते हैं बात सुनते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं लोगों को। सर जनरली पहले आज से अगर 10 साल या 15 साल बैठ जाएंगे तो पुलिस को देखकर या पुलिस का नाम सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे, लेकिन आज समाज में आप लोग जो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक फार्मूला लेकर आए हैं और उससे समाज में काफ़ी जागरूकता भी आ रही है और लोग मतलब पुलिस फ्रेंडली भी हो रहे हैं, तो ये कहाँ से मतलब कैसे लगा? देखिए होना चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस किसके लिए? कम्युनिटी के लिए। तो आप जिसके लिए है उसके लिए ही फ्रेंडली नहीं है तो फिर आपका कोई यूज नहीं है। और एक नेचुरल चीज़ है कि आप के सामने कोई फरियादी आता है, प्रार्थी आता है, वो यदि आप सुनने के मूड में नहीं है, आपकी पोस्चर ऐसा नहीं है कि अगला आदमी खुल के बात बताए, तो फिर वो आदमी अपनी बात पूरा नहीं कह पाता है, और नहीं कह पाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो आता है मरीज़ को हर चीज़ पूछता है, एक एक चीज़, जब जो यदि मरीज़ एक एक चीज़ बताता है, उसका रूटीन क्या खाया, कितने बजे खाया, खाने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, ये तो डॉक्टर चीज़ें समझ आता है। वैसे ही पुलिस के में भी होता है, कोई फरियादी आता है, वो यदि चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, यदि एक्सप्लेन कब करेगा? जब उसको एक्सप्लेन करने का मौका देंगे और उसको ऐसा लगेगा कि सामने वाला सुनने को तैयार है, तो चीज़ों का जो है समाधान में निकलता है, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हर पुलिस ऑफिसर्स को ये इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए। जिससे कि जो अगला जो आ रहा है वो तो दुखी पीड़ित है, तभी तो आपके पास आया, नहीं तो क्यों आता? तो जब पीड़ित है, दुखी है, आने के बाद आप भी उसको डांटेंगे तो कहाँ जाएगा? तो हम भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि दुनिया में दुख है, ठीक है, तो हमारा काम है दुख को ख़त्म करना। भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है कि दुख है, उसका निवारण करना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि यदि हम किसी के दुख को निवारण नहीं कर सकते तो उसका दुख को बढ़ाएं तो नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बात सुन लें। सर आज का युवा जो तैयारी कर रहा है और आज के युवा में थोड़ा पेशेंस की बड़ी कमी है, तो उनके बारे में मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जो यूथ है, नॉट ओनली यूथ बल्कि एक इंसान की फितरत है कि वो संयम खो जाता है बहुत जल्दी। लगता है कि पहले ही दिन में मुझे हर सफलता मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात करो, चाहे आपके इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात करो, चाहे कंपटीशन की बात करो, तो आप चाहते हैं कि एक ही दिन हम लेकिन हम जब देखते हैं, हर आदमी की स्टोरी देखते हैं, चाहे किसी भी एरियाज में, तो कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं हुआ है। इट्स अ प्रोसेस। कोई भी दुनिया का, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, या जॉब सेलेक्टर, एक दिन में नहीं होता है, वो उसको टाइम लगता है। और कई बार तो आपको मतलब कई एडवर्स सिचुएशंस में आना था, आपको सफलता मन माफिक नहीं मिलती है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो उस रेस में बना रहता है। यदि आप क्विट कर दिए तो कभी नहीं मिल सकता। तो जो यूथ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए, है ना। हिम्मत हारेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, अब बने रहेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए, और मतलब दुनिया की चिंता मत कीजिए। आपको अपना फोकस कि मुझे वहाँ तक जाना है, कोई इधर उधर नहीं, आप वही कीजिए, वही सुनिए, वही पढ़िए जो आपको टारगेट को पूरा करने में मदद कर रहा। उसके अलावा आप डेविएट मत होइए। आप निश्चित रूप से जिस फील्ड को चुने, चाहे वो कंपटीशन की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे आपकी फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, आप किसी भी फील्ड को जब तक डेडिकेशन के साथ और अपने रहेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। आप डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ, अनुशासन के साथ आप बने रहिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू।